अच्छा, ये मैं जो अफसाना अभी आपको पेश करने लगा हूँ, ये मेरी दूसरी किताब जो जन्म जहन्नम है, उसका पहला अफसाना है। मेरी अफसानों के 5 मजमूए अब तक आ चुके हैं। तो आज एक देखिए, एक बड़ी सादा सी कहानी आपके लिए पेश कर रहा हूँ। इस अफसाने का नाम है तमाशबीन। औरत और खुशबू हमेशा से मेरी कमजोरी रहे हैं। शायद मुझे ये कहना चाहिए था कि औरत और उसकी खुशबू मेरी कमजोरी रहे हैं। ये जो अब मैं औरत को बगौर देखने या नजर से नजर मिलाकर बात करने से कतराता हूँ, तो मैं शुरू से ऐसा नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, औरत और उसकी खुशबू हमेशा से मुझे मरगूब रहे हैं। उस रोज जब वो मेरे ऑफिस में दाखिल हुई, औरत को चेहरे की बजाय नीचे से ऊपर किस्तों में देखने की ख्वाहिश मेरे अंदर शिद्दत से मचल रही थी। वह यूं कि मैंने जेफरे आर्चर की किताब कहानियों की किताब ए ट्विस्ट इन द टेल रात ही खत्म की थी, और उसकी वो कहानी जो अमेंडा कर्जन नामी दिलकश दोशीजा के गिर्द घूमती थी, मेरे हवास पर पूरी तरह छाई हुई थी। मैं रात भर वक्फे वक्फे से ख्वाब देखता रहा था, नामुकम्मल ख्वाब। नामुकम्मल के बजाय मुझे तशना कहना चाहिए। पहले सारे में धुंध सी होती, फिर ऊंची एड़ी वाले स्याह जूतों और स्टॉकिंग से झांकती गोरी गोरी सुडौल टांगे नजर आती। फिर मुझे यूं लगता जैसे कोई शतरंज की चाल चल रहा हो, पर इसके साथ ही ख्वाब रिवाइंड होकर रिप्ले होने लगता। एक ही मंजर बार बार देखकर मैं ख्वाब में झंझलाहट का शिकार हुआ और लड़की का पूरा ह्योला देखना चाहा, मगर हर बार मेरा तस्वर टूट फूट जाता। जब वो मेरे ऑफिस में दाखिल हुई, तब तक मैं इस कहानी के चुंगल से न निकला था। उसकी आवाज सुनकर चौंका, तो उसका चेहरा देखने के बजाय निगाह उसके कदमों की तरफ लपकी। मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं अमूमन लड़कियों को किस तरतीब से देखने का आदी रहा हूँ। ठहरिए, मुझे सोच लेने दीजिए। शायद मैं पहले होंठ देखता हूँगा, रस भरी काशों की तरह सुर्ख तरोताजा, छोटे बड़े अदा से खुलते आपस में जुड़ते होंठ, या फिर आंखें देखता हूँगा, गहरी झील जैसी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें कि जिनमें कायनात सिमा जाए, काली नीली या फिर भूरी आंखें। नहीं, मेरा ख्याल है मैं चेहरा लख तक नहीं बल्कि मुकम्मल देखता रहा हूँ, और अगर कोई चेहरा मुझे मुतासर करता होगा तो उसे मुफस्सल देखता हूँगा। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को कदमों से देखना शुरू किया हो, मगर जेफरे आर्चर की कहानी के जेर असर मेरी नजर उसके कदमों पर पड़ी। अमेंडा कर्जन जब उस क्लब में दाखिल हुई थी जहां शतरंज का टूर्नामेंट हो रहा था, तो उसने ऊंची एड़े वाले स्याह वेलवेट के जूते पहन रखे थे। मैं गुज़िश्ता रात इन्हीं स्याह जूतों के ऊपर गोरी सडोल पिंडलियां देखता रहा था, मगर मैंने जब उसके कदमों को देखा तो मुझे पहला धचका लगा। उसके पाँव में जो सैंडल थे, वो कभी स्याह रहे होंगे, लेकिन कसरत इस्तेमाल और पॉलिश न होने के सबब अब उनका कोई रंग ना था। दूसरा धचका मुझे उस वक्त लगा जब मैंने बेरंग सैंडलों में से झांकते सांवले पांव और टखने देखे। मैं बेदिली से ऊपर देखता चला गया। राह में कोई रुकावट न थी जो मेरी नजर को गिरफ्त में लेती। हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया कि जब मैंने झूलते पांचों के नीचे उसके सांवले टखनों को देखा था और गोरी शफाफ जिल्द का तस्वर टूट गया था, तो मेरा बातन मुश्तइल हो गया था। दिल करता था उठूं और उसके पांचे नीचे खींचकर उसके सांवले टखने पांव और बेरंग जूते उनमें छुपा डालूं। मैं जानता हूँ ये एक बेहुदा ख्याल था, मगर मैं इस शायराना ख्याल का शिद्दत से हामी रहा हूँ कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ऐसे रंग जो अधूरे अधूरे मैं गुज़िश्ता रात ख्वाब में देखता रहा था, अब धनक की तरह इधर उधर बिखरे देखना चाहता था। गलबन मैं ये बता चुका हूँ कि टखनों से उसके चेहरे तक बीच में रुकने का कोई मकाम ना आता था। वो आगे बढ़ी और मेरे मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गई। जी, मैं बुशरा हूँ, शाहनवाज की बेवा। शाहनवाज को मैं जानता था, मैं क्या दफ्तर का हर फर्द जानता था। इस तारुफ के बाद मैंने बुशरा को गौर से देखा। वो क्या बात थी कि कुम्हारों की इस लड़की के लिए शाहनवाज को अपने खानदान की लड़की से मंगनी तोड़कर अजीजों की नाराजगी मोल लेना पड़ी। मैंने आंखों में झांका,
बज़ाहिर आंखें काली थीं, मगर बगौर देखने पर भूरा रंग गालिब आ जाता था। पलकें उठाकर जब ऊपर देखती थी, तो कोई भी दिल वाला उनमें डूब सकता था। चेहरा ना गोल, ना लंबूतरा, भरा-भरा सांवला मगर शफ़ाफ़। मुँह का दहाना छोटा था, होंठों पर अमूदन नफ़ासत से बनी लकीरें, यूँ जैसे पैमाना रख कर और मुनासिब फ़ासले देकर खींची गई हों। वो बात ठहर-ठहर कर करती थी, ऐसी कि सीधी दिल में जा उतरती। ये तस्लीम करने में कोई मुज़ायका नहीं कि बुशरा जैसी लड़की के लिए कुछ नाराज़ियाँ मोल ली जा सकती थीं। शाहनवाज से सब नाराज थे, मगर वो बुशरा के साथ खुश था। ये बात उसने कुछ 1.5 बरस पहले तब बताई थी जब उसकी शादी को सिर्फ 2 माह गुजरे थे। तब वो मेरे पास सदर दफ्तर में काम करता था। जब उसे कोई काम होता था तो वो बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता, मुंह से कुछ न कहता, हत्ता कि मैं खुद पूछने पर मजबूर हो जाता था। एक रोज वो हस्बे मामूल जब तीसरी बार मेरे सामने चुपचाप खड़ा हो गया, तो मैंने मानीखेज नजरों से उसे देखा। उसने जेब से तय की हुई दरखास्त निकाली, उसे सीधा किया और मेरे सामने रख दिया। वो कैंट ब्रांच में तबादला चाहता था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, वो जी यहाँ से रोज गांव जाना मुश्किल हो जाता है। उसने ये इस कदर शर्माते हुए कहा कि मैं हंसे बिना ना रह सका। उसका तबादला कैंट ब्रांच में हो गया। ये तब्दीली उसके हक में बेहतर साबित ना हुई। कैंट ब्रांच में दिन दिहाड़े डाका पड़ा, गोली चली और वो मुजाहमत करते हुए गोलियों का निशाना बन गया। ब्रांच लुटने से बच गई थी। मुझे शाहनवाज के मारे जाने का बड़ा दुख था। मैंने मुनासिब इमदादी रकम का केस बनाकर आला हुकाम को भेजा, जो मंजूर हो गया। मैंने मरहूम की बेवा को इतला के लिए चिट्ठी लिख दी। जब वो आई तो मैंने जेफरे आर्चर की कहानी के जेर असर उसे एक नए ढंग से देखा। फिर जब वो सामने बैठ गई और धीरे धीरे गुफ्तगू करने लगी तो मुझे उसके होंठों की जुम्बश बहुत अच्छी लगी थी। इस कदर अच्छी कि मैंने उसे उस रोज चेक न देने का फैसला किया। दिल चाहता था वो एक बार फिर आए, बैठे, बातें करे। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने उससे क्या गुफ्तगू की थी। हाँ, इतना याद है कि जब उसके शौहर की हिम्मत और जुर्रत की तारीफ की थी, तो उसकी आंखें भीग गई थी। यूं कि मुझे उसके होंठों पर तवज्जो मरकूज रखने में दिक्कत हो रही थी। फिर जब उसके और शाहनवाज के अजीजों का तज़किरा छिड़ा, तो उसने बताया उसे अकेली हो गई थी। उसे ज़माने के खराब होने का भी गिला था। वो अकेली शायद आना नहीं चाहती थी, मगर किसी को साथ लाती तो कैसे? कि जवान जहान थी और लोग तो ऐसे मौके की तलाश में रहते थे। लोगों की ज़ुबानें भला कैसे बंद की जा सकती थी? लिहाज़ा वो एहतियातन किसी को भी साथ न लाई थी। जब वो ज़माने की खराबी का ज़िक्र कर रही थी, तो मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं खराब ना था। मेरी ख्वाहिशात हमेशा से बेज़र रही हैं। मैं फ़कत फूल को देखता और खुशबू से मुशामे जहाँ मुअत्तर करता हूँ। हँसती, मुस्कुराती, तरोताज़ा चेहरों वाली लड़कियाँ किसे अच्छी नहीं लगतीं? मुझे भी अच्छी लगती हैं। मैं ज़रा हिम्मत वाला हूँ और उनसे रौ-रस्म बढ़ा लेता हूँ कि उनसे बातें कर सकूँ, उनकी आँखों में झाँक सकूँ, उनके खनकते कहकों के फूलों से समाज की कार्नस को सजा सकूँ। गालबन मैंने आपको ये नहीं बताया कि बुशरा उस रोज जल्दी में थी। उसे खदशा था गांव जाने वाली आखिरी गाड़ी निकल जाएगी। मुझे इसकी ये बात अच्छी ना लगी थी। जी चाहता था वो कुछ और बैठे, मगर जब वो उठ खड़ी हुई तो मैंने उससे माजरत की कि चेक उसे आज न मिल सकेगा। मैंने उसे आइंदा बुध आने का कहा, तो वो नहायत लजाजत से कहने लगी, उस रोज चेक जरूर मिल जाना चाहिए कि बार बार शहर आना मुमकिन नहीं है। मैंने उसे यकीन दिलाया ऐसा ही होगा। मगर जब अगला बुध आया, मैं दफ्तर में कुछ फाइलें देख रहा था और बुशरा अभी तक नहीं आई थी कि शकीला का फोन आ गया। वही शकीला जो बात करती है तो उसके गाल ऊपर को उछलते हैं, हंसती है तो आंखें मीच लेती है और बोलती है तो पैरों बोलते ही चले जाती है। उसका फ़ोन बहुत दिनों बाद आया था। वो शहर से बाहर थी। अब आई थी तो चाहती थी इसी वक़्त दफ़्तर से निकलूँ, उसे पिक करूँ और कहीं बैठकर ढेर सारी बातें सुनूँ। मुझे उसकी ऑफ़र अच्छी लगी। मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन ज़ैली दफ़ातर को सरप्राइज़ दूँ, उनकी कारकर्दगी चेक करूँ। लिहाज़ा मेरा दफ़्तर से बगैर इत्तला गायब हो जाना भी इसी ज़ुमरा में आता है।
फिर यूं हुआ कि वक्त का पता ही नहीं चला और वो बीत गया। शकीला जैसी लड़की का साथ हो तो वक्त पलक झपकते में गुजर जाया करता है। उस रोज दोबारा मैं दफ्तर न जा सका, और अगले रोज जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि बुशरा आई थी, और ये कि वो दफ्तर बंद होने तक इंतजार करती रही। मगर उसकी आखिरी गाड़ी तो 3:30 बजे जाती थी। जी, वो भी यही कहती थी। फिर भी इंतजार करती रही। फिर कहाँ गई? जी पता नहीं। मैं रात देर से सोने और सुबह देर से उठने के बायस जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए तैयारी करता हूँ। यूं ना तो नाश्ता सुकून से कर सकता हूँ और न ही अखबार पढ़ पाता हूँ, लिहाजा दफ्तर आते ही पहले अखबार पढ़ता हूँ। अखबार मेरे सामने था, और रोजमर्रा की तरह सियासतदानों के बयानात, हादसात, कत्ल अगवा की खबरें शाया हुई थी। मन चले नौजवान जो राह चलती लड़कियों पर आवाजें कसते थे, नए नए तरीकों से सताते थे, जदीद मॉडल की कारों में लिफ्ट देते थे, या फिर साइलेंसर उतरे शोर मचाते मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आते थे और पर्स ले उड़ते थे। उनकी सरगर्मियां भी अखबारात के चौकों में जगह पाने में कामयाब हो गई थी। मैंने अखबार तय करके एक तरफ रख दिया और हाथ फाइलों की तरफ बढ़ाया ही था कि बुशरा आ गई। अब कि वो आई तो मेरे अंदर उसे नीचे से ऊपर किस देखने की मुतलक ख्वाहिश न थी, मगर न चाहते हुए भी उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देख रहा था, और दिल सीने के अंदर ही कहीं गहरा और गहरा डूबता जा रहा था। उसने दरवाजे से कुर्सी तक का फासला यूं तय किया था जैसे उस पर सदियों की मुसाफत करने की थकन हो। वो कुर्सी पर गिर गई। नजर सीधी उसके होंठों पर पड़ी तो कलेजा मुंह को आ गया। होंठ यूं लगता था किसी ने चबा डाले थे। उसने आंखें ऊपर उठाई। सूजी हुई और उजड़ी हुई आंखों से आंसू कब के खुश्क हो चुके थे। मैं बेकरार हो गया। खैरियत तो है ना खातून? खैरियत? वो सामने खला को देख रही थी। मेरे अंदर बेशुमार वसवसे सर उठाने लगे, मगर पूछने का हौसला ना था। मैंने घंटी देकर चपरासी को बुलाया, उसे चेक लाने को कहा, और जब वो चेक ले आया तो उसे थमाने के लिए बढ़ाया। ये रहा आपका चेक, आपका मुआवजा। वो सिसक पड़ी, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। चेक? मुआवजा? किस बात का? मेरे शोहर के मारे जाने का, या फिर? और वो कुछ भी न कह सकी। अपने कटे हुए होंठों को दांतों तले दबा लिया, और मुझे यूं लगा जैसे उसके गांव जाने वाली आखिरी गाड़ी मुझे रोनती कुचलती गुजर रही थी, और मेरे सामने आखिरी बाजी जीतने वाली एमेंडा नहीं, आखिरी बाजी हारने वाली एक दूसरी औरत बुशरा थी। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।